नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। एनवायरनमेंट के टॉपिक पर स्टडी कर रहा हूं। एनवायरनमेंट के टॉपिक पर अर्थक्वेक पर मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको अर्थक्वेक के विषय में बताया, विश्व के 5 बड़े अर्थक्वेक की भी चर्चा किया था। उसी सीक्वेंस में आज आगे सुनामी की चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो एक भूकंप है, फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट, उस पर चर्चा करूंगा। 11 मार्च सन 2011 को जापान के फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में भयंकर भूकंप आया। तोहोकू प्रांत में ये स्थित है। भारी भूकंप आने से उपजी सुनामी लहरों ने विश्व का अब तक का सर्वाधिक बड़ा परमाणु विखंडन परमाणु रिसाव घटना माना जाता है। वैसे तो इससे पूर्व देखा जाए तो 1986 के चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट को सबसे ज्यादा बड़ा परमाणु रिसाव घटना माना जाता रहा है, लेकिन उसके बाद ये 2011 का हुआ जो घटना था, इसने न्यूक्लियर रिसाव के रूप में, घटना के रूप में, न्यूक्लियर एक्सीडेंट के रूप में इसे दूसरा, या कह सकते हैं सबसे बड़ा और दूसरा, विश्व का दूसरा और सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट कहा जा सकता है। यह दुर्घटना इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल द्वारा 7वें स्तर की रिकॉर्ड दुर्घटना मानी गई। अब इसको बात को समझे कि ये एक्चुअली है क्या, और इस फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैसे, किन आधारों पे इनको कैसे घटना घटी। तो इसके लिए सबसे पहली बात समझने वाली बात है कि सुनामी क्या है। तो सुनामी क्या है? जब भूकंप समुद्र तल की सतह पे उपजता है। जनरली भूकंप हम कहाँ देखते हैं? भूकंप हम देखते हैं जब पृथ्वी के सतह के ऊपर किसी प्रकार का कंपन होता है, लेकिन पृथ्वी की सतह पर ही ना होकर के समुद्र की सतह पर भी कंपन हो। इसमें समुद्री जल पर हलचल प्रारंभ हो जाता है, जो भारी लहरों के माध्यम से समुद्र के किनारे स्थित क्षेत्रों को काफी हद तक प्रभावित करता है। इन लहरों को ही सुनामी लहरों के नाम से जाना जाता है। अब समुद्र पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पे अगर हलचल हो रहा है, जैसे कि, तो वो हम भूकंप कह सकते हैं। जैसे मानिए समुद्र पृथ्वी की सतह है और इसके ऊपर नीचे से किसी प्रकार का प्रेशर उत्पन्न हुआ, किसी प्रकार का, वो हो सकता है लावा के द्वारा प्रेशर उत्पन्न हो रहा हो, कि कोई लावा उद्भेदित होना चाहता है, बाहर निकल के आना चाहता है, एक्सप्लोड करना चाहता है। दूसरा कारण हो सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक प्लेट्स के द्वारा कोई हलचल उत्पन्न हो रही हो, ये हो सकता है। तो आंतरिक प्लेट्स के माध्यम से हलचल उत्पन्न होना, लावा के प्रेशर की वजह से, ये हो सकता है। अब ये जब पृथ्वी के ऊपर हो रहा है तो हम भूकंप जनरली कह देते हैं और ये हमें दिख जाता है, लेकिन पृथ्वी की, समुद्र की भी एक भूमि है, क्योंकि समुद्र क्या है? एक खाई है, एक प्रकार से देखा जाए तो साधारण भूमि से निचला हिस्सा है और उसके ऊपर पानी है। तो अब अगर हम समुद्र के बेड़ पे चलें तो समुद्र यानी नीचे का हिस्सा, उसकी जो भूमि है, वो उस भूमि के नीचे अगर किसी प्रकार का लावा उद्भेदित होना चाह रहा है या प्लेट के हलचल देखा जा रहा है, तो समुद्र के बेड पर भूकंप आना होगा। अब समुद्र के बेड पर अगर भूकंप आएगा तो जाहिर सी बात है, उसका प्रभाव क्या होगा? समुद्र के पानी में हिलोर शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बाथरूम में एक टब में पानी भरते हैं, टब को जरा सा हिलाएं, तो जब आप टब को जरा सा आप हिलाएंगे तो पानी जो है वो निकल के बाहर आने को, मतलब आपको ऐसा दिखाई देगा कि नाचने को तैयार है, और फिर वो बाहर छटकना। ज्यादा जोर से हिलाएंगे तो छटक करके एकदम आपके ऊपर से आ जाएगा। तो अब ये क्रिया, जब हम एक टब में देख रहे हैं, थोड़ा सा पानी आपके ऊपर गिर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। नहाने के दौरान लोग इस प्रकार से कपड़े धुल रहे हैं, पानी को खींच ले रहे हैं, छलक के पानी बाहर आ जा रहा है। ये टब का पानी छोटा सा है, इससे हमें कोई बहुत क्षति नहीं हो रही। लेकिन अब जब यही स्थिति हम समुद्र के ऊपर देखते हैं, समुद्र में देखते हैं, अब एक एग्जाम्पल के रूप में ये समुद्र की भूमि है, ये समुद्र की भूमि है और ये लैंड की भूमि है। लैंड पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मकान निर्मित हैं, और समुद्र की भूमि पर यहां पर भूकंप आता है। तो जो यहां पानी मौजूद है वो साधारण रूप से ना होकर अब असाधारण रूप से बिल्डिंग के ऊपर या शहर में प्रवेश करता है, और बड़ी तीव्र गति से उठ करके वो शहर को
अंदर प्रवेश करेगा। अब सोचिए कि बड़ी मात्रा में अगर पानी शहर पे आएगा तो क्या विनाश, क्या तांडव दिखाएगा। इसी को हम सुनामी कहते हैं। जो समुद्र की लहरें बड़ी बड़ी उठती हैं, इन्हें सुनामी कहा जाता है। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठकर भूमि की ओर बढ़ती है और फिर ये विनाशक रूप से देखने को मिलता है। अब तोहोकू प्रांत में कुछ ऐसा ही हुआ। जापान में इस घटना ने सबसे विनाश क्यों किया, इसके पीछे 3 कारण। भूकंप आया उसी का पेनिनसुला पे, और उसी का पेनिनसुला में समुद्र भी आती है और ये भूमि भी आती है। यानी भूकंप जब आया तो भूमि पर भी भूकंप आया और समुद्र में भूकंप आया। तो एक दुर्घटना तो यही कि भूकंप आया। अब हम सब साधारण रूप से अपना कार्य कर रहे हैं और हमारी भूमि हिलना शुरू हो गई। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि हमें स्थान से भागना पड़ रहा है। तो लोगों ने भागना शुरू किया फ्री स्पेस पर, यानी कि वो सड़कों की ओर भागेंगे, फ्री स्पेस की ओर दौड़ेंगे। भूकंप आया, सब लोग भागना शुरू कर। तो एक साधारण रूप से देखा जाए तो लोगों का लिए एक ही दिक्कत थी भूकंप आने से। दूसरा, समुद्र पे भी यही भूकंप का असर था। समुद्र के अंदर तो पानी के हिलोर बड़े बड़े उठे और वो शहर की ओर चल पड़े। अब आइडिया लगाइए, अब कल्पना कीजिए, क्योंकि ईश्वर ना करे कि हमें आपको कभी जीवन में सुनामी झेलना पड़े, लेकिन समुद्र के किनारे जो रहते हैं उनके लिए, उन शहरों के लिए सुनामी आम बात हो जाती है। अब एक कल्पना कीजिए कि 10 से 12 मंजिल की ऊंचाई का पानी आ रहा है। मंजिल समझ रहे हैं, 10 से 12 मंजिल। अब आप सोचिए 100 फीट से 150 फीट ऊंचा उठ के पानी आए। समुद्र में तो अथाह पानी है। 100-150 फीट का मतलब हो गया कि 15 मंजिल की इमारत के ऊपर तक पानी एक झटके में आए, और ये पानी जो है वो इस गति से आए कि विदिन सम मिनट्स वो पूरे शहर में पानी ही पानी भर दे और सब कुछ बहा ले जाए। अब सोचिए कि अगर 15 मंजिल ऊंचा पानी एक झटके से आए, मिनटों में आपके घर को तोड़ते हुए चला जाए, तो क्या रौंद, क्या तांडव होगा। ये कुछ ऐसे ही तांडव। इधर तो लोग बौखलाए हैं, सड़कों की ओर भाग रहे हैं कि भूकंप आया भागो, भूकंप आया भागो, और इधर दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पानी का भी बड़ा बड़ा सुनामी लहरें उठ के शहर में प्रवेश करना शुरू कर दिया। अच्छा चलिए, 2 प्रॉब्लम हो गई। एक प्रॉब्लम तो क्या था कि लोग सड़कों की ओर भाग रहे हैं भूकंप से बचने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल्डिंगें गिर जाएं उनके ऊपर। दूसरी तरफ सड़कों की ओर जब जा रहे हैं तो बड़ा पानी का, बहुत बड़ा पानी का लहरें घुसकर उन्हें बहा रहा है। यानी पानी की लहरें, अब वो बिल्कुल अपने आप में नहीं होश में है कि लहरें क्या कर रही हैं। लहरें एकदम से पानी की तीव्र गति के साथ बिल्डिंगें गिरा रही हैं, कार को उड़ा दे रही हैं, सारी चीजें बहाई जा रही हैं। लोगों के लिए एकदम तांडव जैसी स्थिति हो रही। तीसरी प्रॉब्लम देखिए क्या होगी। तो इस तीसरी प्रॉब्लम थी, जापान के तोहोकू प्रांत में स्थित था फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो एनर्जी पैदा करने के लिए बनाया गया। जापान यूरेनियम के द्वारा एनर्जी उत्पादित करता है। न्यू यूरेनियम प्लांट, मैंने आपको यूरेनियम के वीडियो में बताया है कि यूरेनियम एक एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है और काफी लंबे समय तक हमें एनर्जी मिलती रह सकती है। टरबाइन रोटेट होगा, बढ़िया से एनर्जी हमें लंबे समय तक मिलता रहेगा। चीप एनर्जी है अगर यूरेनियम हमारे पास है। इस दृष्टिकोण से जापान के ने यूरेनियम का प्रयोग करके अपने यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रखा था। लेकिन उसमें होता क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में मैंने आपको बताया था कि भाई लेड और कॉपर की रॉड साइड साइड लगाई गई होंगी और यहां से यूरेनियम को बॉम्बार्ड किया जा रहा होगा न्यूट्रॉन से, और 3 न्यूट्रॉन निकल रहे होंगे जो आगे के यूरेनियम को विस्फोट कर रहे होंगे, बॉम्बार्ड कर रहे होंगे। और इसको क्या है, एक चेन रिएक्शन के माध्यम से साइड में लेड और कॉपर की रॉड के माध्यम से हम एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और चेन रिएक्शन के रूप में पैरेलली एक के बाद एक ही केवल यूरेनियम के एटम विखंडित होंगे, जिससे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इजीली सेव कर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रिएक्टर होता है जिसमें यूरेनियम के माध्यम से एनर्जी जनरेट की जा रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो सुनामी की लहरें आई तो ये भी तो एक बिल्डिंग के अंदर हो रहा है। फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी तो एक बिल्डिंग है जिसके अंतर्गत ये रिएक्टर वर्क कर रहा है।
अब ये सुनामी की लहरें ने इस बिल्डिंग को कोलैप्स कर दिया और यहां रखा यूरेनियम इत्यादि, वो कैडमियम रॉड्स वगैरह सब। अब सोचिए प्रोग्रेसिव वर्क हो रहा था उस समय और ये अचानक क्या हो गया, अब विखंडन शुरू हो गया, क्योंकि लेड और क्रोमियम का रॉड अगर हट गया तो फिर न्यूट्रॉन एक नहीं तीन तीन निकलेंगे और आसपास के यूरेनियम का विखंडित करना शुरू कर देंगे। तो ये एक्सप्लोजन का रूप धारण करेगा और रेडिएशन फैलाएगा। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो जापान वालों के लिए फिर एक बार एटॉमिक बॉम्ब वाला हमला यहां देखने को मिला। इससे पहले नागासाकी हिरोशिमा 1945 में जो दुर्घटना हुआ था 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, वही घटना एक प्रकार से फिर रिपीट हुई, लेकिन कंट्रोल किया गया। लेकिन जब तक कंट्रोल किया जाता है तो काफी बड़े पैमाने पर रेडिएशन फैला और ये तीसरी आपदा, एक साथ 3 आपदाएं, तो फिर जाहिर सी बात है इससे होगा क्या, इससे सिर्फ जान माल का नुकसान होगा, मनुष्य को क्षति होगी, मनुष्य का मरण होगा। और फिर ऐसे ही कुछ स्थितियां जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखने को मिला। तो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये सुनामी की घटना कितनी ही डिजास्ट्रियस घटना थी। 26 दिसंबर सन 2004 को हिंद महासागर के तल पे, अब इसी प्रकार से एक अन्य सुनामी की चर्चा करूंगा जो सन 2004 में हिंद महासागर में आई। सुनामी अपने आप में खतरनाक है और फिर फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो घटना भयंकर थी ही, लेकिन भारत के पास हिंद महासागर में जो सुनामी उपजी 2004 में, उसके विषय में भी चर्चा करते हैं। 26 दिसंबर सन 2004 में हिंद महासागर तल के नीचे आए भीषण भूकंप से उपजी शक्तिशाली सुनामी लहरें भारत के दक्षिण तटीय क्षेत्रों सहित दक्षिण और पूर्वी एशिया में तबाही वाली विश्व की अब तक की भीषणतम प्राकृतिक आपदाओं में से एक साबित हुई। इस आपदा में लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और इस सुनामी का केंद्र हिंद महासागर में स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को माना जाता है। अब इंडोनेशिया और भारत के बीच में बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर के अंतर्गत स्थित है। हिंद महासागर में काफी भयंकर बड़े पैमाने पर, मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूं, ये सुनामी हिंद महासागर, मान लीजिए भारत की स्थिति है और यहाँ पर इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप वगैरह है। हिंद महासागर के इस क्षेत्र में सुनामी उपजा और यहाँ पर जो है सुनामी जो है वो भारत के तटीय क्षेत्रों को तो प्रभावित करती है, सबसे ज्यादा प्रभावित इंडोनेशिया के द्वीप है। इंडोनेशिया जो कि हजारों द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक देश है, छोटे छोटे द्वीपों के देश पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि बाढ़ नहीं बल्कि बड़ी वेग के साथ बड़ी मात्रा में पानी का शहरों में प्रवेश करना और सब कुछ बहा लिए जाना, कोई कहां है, कोई किस प्रकार से कैसे जीवन जी रहा है। अतः इसने महातबाही मचा दी और ये महाआपदा सुनामी से उत्पन्न होती है, जो कि विश्व में भयंकर दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस जो सुनामी के संबंध में एक चिन्ह होता है वो कुछ ऐसा चिन्ह होता है, ये एक यूं, और ये येलो रंग से बीच में होता है, येलो कलर का, बाकी ये ब्लैक कलर का। ये अक्सर एक पॉइंट हो सकता है जहां सुनामी आने वाला क्षेत्र होता है, सुनामी बहुल क्षेत्र है, वहां पे इस प्रकार से एक चिन्ह इंगित कर दिया जाता है, दर्शा दिया जाता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर और भी नई बातों के साथ मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।